इराक के मौसूल में 39 भारतीयों पर जारी सस्पेंस अब खत्म हो गया। 39 भारतीयों को मारकर एक ऐसी पहाड़ी में दफना दिया गया जहां से उनका कोई भी सुराग मिलना बेहद मुश्किल था। आइए आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने लाशों के शहर के बीच से कैसे 39 भारतीयों के शवों को खोज निकाला, जिनमें से 38 की पहचान भी की जा चुकी है। ये कंक्रीट की कब्रगाह है। इसमें कितनी जिंदगी दफन है, इसकी कोई गिनती नहीं है। एक हंसता खेलता शहर कैसे खंडहर में तब्दील हो जाता है, मौसूल की ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत है। 2014 में इसी शहर में 40 भारतीय भी अपनी रोजी रोटी की तलाश में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो मौसूल में आतंक के आका का शिकार हो जाएंगे। जिस बात का अंदेशा जताया जा रहा था हुआ वही। 39 भारतीयों की मौत की शक की खबर अब पुख्ता हो गई। 39 भारतीय कैसे मरे, उन्हें कैसे मारा गया, उन्हें किसने पहाड़ी में दफन किया, ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। कब मारा गया की बात है, उसका तो कोई अंदाजा लगा नहीं सकता। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है, हो सकता है मार्टिर्स फाउंडेशन के जो सर्टिफिकेट्स आए उसमें इसके बारे में कुछ हो कि गोली से मारा गया या कैसे मारा गया। जब उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग जब हम देखेंगे, हो सकता है आपके इस प्रश्न का उत्तर उसमें हमें मिल जाए। 4 साल पहले 40 मजदूरों का संपर्क बगदाद में भारतीय अधिकारियों के साथ टूट गया था। उसी के साथ अनहोनी की आशंका जताई जाने लगी। मौसूल और उसके आसपास के इलाकों में इस्लामिक स्टेट का कब्जा था, जिसकी वजह से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। दूसरी तरफ भारत सरकार ने इन मजदूरों को खोजने में दिन रात एक कर दिया था। मौसूल के लिबरेशन से पहले आप इनको ढूंढ के नहीं निकाल सकते थे, तो ये 6 महीने पहले मारे गए या 2 साल पहले मारे गए। जो शव की तलाश है वो मौसूल की मुक्ति से ही होनी थी, जो कि 9 जुलाई को मुक्त हुआ, और 9 जुलाई को मुक्त हुआ और 10 जुलाई को जनरल साहब को भेज दिया। 24 घंटे नहीं लगाए। 3 साल तक लापता भारतीयों के शवों की तलाश होती रही, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। मासग्रेव में भी भारतीयों के शवों की तलाश की गई, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। फिर बदोश के एक टीले में शवों के दफनाने की बात सामने आई और वहीं से इस बात का सुराग मिला और उस टीले से 39 शव बरामद किए गए। ये मिले हैं जब जनरल साहब बदूश गए और वहां एक व्यक्ति ने ये कहा कि ये एक टीला खड़ा है। हमने देखा था कि इस टीले में काफी लाशें एक साथ दफनाई गई थी। जैसे ये पता चला कि एक टीला है और उसमें एक साथ सारी लाशें दफनाई गई थी, तब हमको लगा कि इस टीले को जरूर देखना चाहिए। और तब हमने इराकी अथॉरिटीज को कहा कि आप डीप पेनिट्रेशन रडार से पहले नीचे देखिए, जांच करके बताइए कि क्या इसमें नीचे पार्थिव शरीर हैं, क्या नीचे मॉर्टल रिमेन्स हैं, क्या डेड बॉडीज हैं। तो सबसे पहला काम उस माउंट को, उस टीले को देखने के बाद हमने डीपीआर से जांच करवाने का किया, और डीपीआर से उन्होंने बताया कि हाँ, नीचे डेड बॉडीज हैं। इतने नहीं, बदूश के टीले की जब इराक सरकार की मदद से खुदाई की गई तो शवों के अलावा वहां लंबे बाल और हाथ में पहनने वाले कड़े भी बरामद हुए, जिसके बाद ये साफ होता चला गया कि ये शव उन्हीं लोगों के हैं जिनकी तलाश लंबे वक्त से भारत सरकार कर रही थी। इसके बाद भी ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार 39 भारतीयों की मौत की पुष्टि हर हाल में करना चाहती थी, लिहाजा सभी शवों के डीएनए को मैच कराया गया, जिसमें सभी 38 शवों के डीएनए मैच कर गए और 39वें की जांच चल रही है। इसी के साथ लाशों के शहर से वो तलाश भी खत्म हो गई जो पिछले 3 सालों से चल रही थी। उस जगह पर जहां सिर्फ लाशें ही लाशें थी, बारूद की गंध थी और आतंक का साम्राज्य था। टीम न्यूज़ नेशन। तो हिंदुस्तान आज दर्द के समंदर में डूबा हुआ है। 39 भारतीयों की मौत का सदमा पूरे देश में है, लेकिन उनके परिवार वालों पर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पंजाब से लेकर बिहार तक मारे गए लोगों के घर वालों की आंखों से समंदर बह रहा है। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਡ ਤੇ ਬਿਲकुल दिल टूट गया। इन्ने चिर दी आस लाई दी है। 4 साल से हम धक्के खा रहे हैं और आज आप हमें मतलब टीवी पे के थ्रू बता रहे हो कि ये हुआ है। 4 साल बाद मौसूल से आया मातम, 4 साल बाद उमड़ पड़ा दर्द का सैलाब। बेरहमी की दास्तान से
कलेजा फटा जा रहा है। साल 2014 में मोसूल में 40 भारतीयों को बगदादी ब्रिगेड ने अगवा किया और अब 4 साल बाद उनके दर्द से देश गमगीन है। कि आज ये सदन उन सब के प्रति मौन रहकर अपनी ओर से श्रद्धांजलि दे और उन परिवार को सांत्वना दे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जैसे ही अगवा भारतीयों के बारे में संसद को बताया, इन परिवार वालों पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हंसते खेलते कई परिवार बिखर गए। अमृतसर में खाट पर लेटा ये पिता तो बस ये जानना चाहता है कि क्यों उसके लाडले को मार डाला गया। जिस्म में इतनी ताकत भी नहीं कि उठकर बैठ सके। हाथ में बेटे की तस्वीर है और आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं। गुरचरण सिंह उन भारतीयों में शामिल थे जो रोजी रोटी के लिए इराक गए थे, लेकिन लौट कर नहीं आए। हाँ, उनकी मौत की खबर आई और परिवार रोता बिलखता रह गया। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ अमृतसर में मनजिंदर के परिवार वालों को भी उसके लौट आने का इंतजार था। दिन बीते, महीने बीते और देखते देखते 4 साल हो गए, लेकिन मनजिंदर के घर वालों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जैसे ही इन भारतीयों के ना होने की जानकारी दी, परिवार सख्ते में आ गया। उम्मीदें एक झटके में तार-तार हो। वो तो सियासी तौर पे कर रहे हैं टारगेट, तो उन्होंने तो करना ही है। एक दूसरे को उन्होंने करना है। किसी के इमोशंस का किसी को पड़ी नहीं है वहां पे। हर किसी को अपना फायदा चाहिए। लेकिन जो फैमिलीज हैं वो भी हर्ट हुई हैं। वो यही समझ रही हैं कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, हमें बताया नहीं टाइम टू टाइम। और अगर आज तक अगर यही चीजें थी इनके मन में, तो ये क्यों देती रही कि हाँ वो जिंदा हैं और मैं उनको वापस लेके आऊंगी। पंजाब के बाटला में धर्मेंद्र कुमार के परिवार को भी उसके लौट आने का इंतजार था, लेकिन 4 साल बाद उन्हें कुछ मिला तो बस धर्मेंद्र के मौत की खबर। क्या करें, किससे पूछें, क्या पूछें, समझ ही नहीं पा रहे। कल तक एक उम्मीद थी, अब वो भी जाती रही। माँ का कलेजा फटा जा रहा है, बीवी की दुनिया उजड़ गई है और बहन का भरोसा टूट गया है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ सबूत देंगे। आज आ सबूत देता ਸਾਨੂੰ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में इस घर में भी मातम पसरा है। हाथों में बेटे की तस्वीर लिए माँ की आंखें पथरा गई हैं। जानती हैं बेटा अमन अब कभी नहीं लौटेगा, अब कभी उसकी आवाज़ नहीं गूंजेगी, अब कभी वो इन्हें माँ कहकर नहीं पुकारेगा। अब बस कुछ रह गया है तो एक खालीपन और बेटे अमन की याद, जिसके सहारे जिंदगी गुजार देनी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो न दर्द कम है न मातम। जालंधर और बिहार में भी मृतकों के परिवार इसी तरीके से गमज़दा है। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या होता है उम्मीदों का बिखर जाना, क्या होता है दुनिया का उजड़ जाना, क्या होता है भरोसे का टूट जाना। किसी का संसार लुट गया, किसी के सपने बिखर गए, कोई दुनिया जी मैनू तो पता ही नहीं। मैं तो फोन सवेर दे आई जाते आ, कदी जलंधरों आ गया, कदी चंडीगढ़। मैं क्या पता नहीं अज फोन काते आई जाते आ, की सुख होवे। मेरी खब्बी अख सवेर दी फर्क ही आंदी। मैं क्या पता नहीं केड़ी मनहूस खबर मिलनी मैनू अज। जिसने 7 जन्मों का बंधन बांधा वो दुनिया तो अब तक छिपाया क्यों।
किस तरह से? क्या कहें, हमको तो अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। आज उन्हीं की बात पर तो लेकर के हम लोग रो रहे हैं। आज तो जा करके क्लियर बताए कि वो लोग मृत घोषित हो गए। उन लोगों का डीएनए टेस्ट किया गया तो लोग जो है नहीं है। बगदादी और उसके गुर्गों की क्रूरता की ये तो बस चंद दास्तान है। देश आज अपने 39 बेटों के दर्द में डूबा है। तो उधर पंजाब के कई शहरों से भी सिसकियां सुनाई दे रही हैं। किसी के सिर से पिता का साया छूटा तो किसी के साथ साथ फेरा लेने वाला दुनिया को अलविदा कह दिया। बिल्कुल, मोसूल से आई दर्दनाक खबर ने ऐसा दर्द दिया जिसकी भरपाई मुश्किल है। तक जिनकी सांसों की आस थी वो सिमट चुकी है। उम्मीद का दिया बुझ चुका है। बगदादी के बेरहमी ने जालंधर के चोहड़वाली में दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। यहां रहने वाले मंजीत के घर पर दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मंजीत उन बेकसूर भारतीयों में शामिल थे जिसे आईएसआईएस के जल्लादों ने मौत के घाट उतार दिया। अमृतसर के चविनडा देवी के रहने वाले सोनू 2014 में कंपनी में काम करने के लिए इराक गए थे, लेकिन मोसुल में बगदादी के आतंकियों का शिकार बन गए। रोज मरते और रोज जीते थे वो परिवार जिनके अपने इराक में फंस गए थे। और आज एक बुरी खबर जब पंजाब के कई गांवों में पहुंची है कि वो नहीं रहे, तो आप देख सकते हैं कि एक परिवार मेरे साथ है जिनका रो रो कर बुरा हाल है। और ये तस्वीर आज भी अपने साथ लिए हुए हैं ये कि उम्मीद तो अब खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये परिवार जो है वो किसी तरह से जी रहा है। जून 2014 में सोनू की आखिरी बार उनकी पत्नी सीमा से बातचीत हुई थी और चंद दिनों बाद ही बगदादी के आतंकियों ने उनकी जिंदगी को आतंक के शिकंजे में कस लिया। फोन 3-4 बजे आया है 15 जून 2014 2014 के बाद बिल्कुल बातचीत बंद हो? नहीं सर, बात नहीं हुई। लेकिन इराक में आईएसआईएस के आतंकियों ने उनकी परिवार की खुशियों में आग लगा दी। परिवारों ने अपनों को खोया है। अब सरकार इराक से पार्थिव शरीर भारत लाने की कवायद में जुट चुकी है। अमृतसर से राजेश गिल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मोसूल में पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोगों की भी जान गई है। नादिया के रहने वाले खोकोन सिकंदर वहां मारे गए और उनके घर में भी मातम पसरा है। बूढ़ी माँ के आंसू रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि 3.5 साल से जिस बेटे के वापस आने की उम्मीद थी वो लौ भी बुझ गई। उनका बेटा खोकोन सिकंदर अब कभी नहीं लौटेगा। बेटे की मौत की खबर से घर में मातम पसरा है। पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।
मोसुल में जिन 39 हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारकर उनके शव को पहाड़ में दफन कर दिया गया, उसमें पश्चिम बंगाल के नदिया के खोकोन शिकदर भी हैं। एक वक्त था जब मोसुल में बगदादी के लड़ाकों की फौज हुकूमत करती थी। आईएस के दहशतगर्द खुलेआम खूनी खेल को अंजाम देते थे, किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे, जिसके निशान आज भी वहां की फिजा में मौजूद है। घर वाले बस पुराने यादों को ताजा कर रहे हैं और उन पलों को कोस रहे हैं जब खोकोन ने इराक की ओर रुख किया था। खोकोन साल 2011 में मोसुल पहुंचा था, जहां वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूरी करने लगा। जून 2014 तक खोकोन अपने परिवार के संपर्क में था। आखिरी बार उसने खुद के अपहरण की बात परिवार वालों को बताई थी। आज भले ही बगदादी के आतंक से मोसुल आजाद हो गया, लेकिन ये आजादी न जाने कितने बेगुनाह और बेकसूरों की लाशों से गुजरकर नसीब हुई है। और इसी धरती में दफन हो गए हिंदुस्तानी के बेगुनाह, जिसके दर्द की टीस आज कई शहरों में महसूस की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।